दोस्तों, आपने शार्क टैंक के फर्स्ट सीजन में बमर वाला एपिसोड तो देखा ही होगा, जिसमें शार्क्स ने बमर के फाउंडर को कहा था, क्या कर रहे हैं यार तू? नहीं ये नहीं। आपका डिफरेंशिएटर क्या है? ऐसी क्या चीज है आप में जो दूसरा कोई आसानी से नहीं कर पाएगा? ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन शार्क्स ने केरला बनाना चिप्स के फाउंडर से भी पूछा था। ये और कोई नहीं करता, आप भी बना रहे हैं केला चिप्स। बहुत लोग बनाते हैं केला चिप्स। बट शार्क्स ये क्वेश्चन पूछ क्यों रहे हैं? मगर क्यों? इसका जवाब है कि उन्हें बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप भी बिजनेस में ही इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए खुद को भी किसी शार्क से कम ना समझें। क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन बिना पूछे किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करें तो पहले जहां एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और बीएसएनएल इस सेक्टर में राज करती थी, वहीं जियो आने के बाद इन सबको अपने रेट्स कम करने पड़े और वोडाफोन आइडिया का डेट तो इतना ज्यादा बढ़ गया कि जियो के आने के बाद से अब तक वोडाफोन आइडिया के शेयर की प्राइस 90% से ज्यादा गिर चुकी है, और रिसेंटली उसे अपने इंटरेस्ट ड्यूज चुकाने के लिए गवर्नमेंट को अपनी 33% इक्विटी देनी पड़ी है। Conversion of the accrued interest, the Indian government will become the largest shareholder in the company with a stake of 33%. ऐसे ही अगर आप टू व्हीलर मार्केट में देखेंगे तो पहले जहां सिर्फ हीरो होंडा, टीवीएस और बजाज जैसी बड़ी कंपनीज ही थी और कोई न्यू कंपनीज मार्केट में आने का सोच भी नहीं सकती थी, वहीं जब से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्टार्ट हुई हैं तब से इन कंपनीज को पीछे छोड़कर ओला और ओकिनावा जैसी न्यू कंपनीज मार्केट लीडर बन रही हैं। और इससे जो पेट्रोल सेगमेंट की कंपनीज हैं उनके कस्टमर्स इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, जिससे उनको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। और गवर्नमेंट का टारगेट है 2030 तक 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल करना, तो इससे भी जो पेट्रोल सेगमेंट की मार्केट लीडर हैं उन्हें कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। ऐसे ही जब से जूम लॉन्च हुआ है तब से स्काइप और गूगल डुओ जैसे ऐप्स का मार्केट शेयर गिर गया है। शॉमी और विवो जैसे चाइनीज ब्रांड्स के आने के बाद माइक्रोमैक्स का मार्केट शेयर गिर गया है, और ये सब हो रहा है बिकॉज ऑफ कंपटीशन। Skype was the go-to means of communicating with loved ones over longer distances, but some of our younger viewers may never have used Skype, while these days our older ones might be much more familiar with the likes of Zoom and FaceTime. किसी कंपनी को कंपटीशन की वजह से अपनी प्राइसिंग कम करनी पड़ती है, जैसे एयरटेल को करनी पड़ी। किसी का मार्केट कोई और एक्वायर कर रहा है, जैसे पेट्रोल व्हीकल्स का मार्केट ईवी एक्वायर कर रहा है, और किसी को अपना बिजनेस क्लोज करना पड़ जाता है, जैसे फोर्ड को इंडिया में अपना बिजनेस क्लोज करना पड़ा। The company says that it's been forced by a huge accumulated loss and lack of growth in a difficult market. तो अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो अब आपको सिर्फ उस स्टॉक का एनालिसिस नहीं करना है, बल्कि उसके कॉम्पिटिटर्स और उस इंडस्ट्री का एनालिसिस भी करना है, ताकि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्ट कर सकें। और यही किया जाता है पॉर्टर 5 फोर्सेस मॉडल में, जिस तरीके को 40 साल पहले तैयार किया था माइकल पॉर्टर नाम के एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ने, जो जाने जाते हैं अपनी इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्ट्रेटजीज के लिए। उनका ये मॉडल 1979 के हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में भी पब्लिश किया जा चुका है। तो चलिए इस बिजनेस मॉडल को समझते हैं, और इस वीडियो में हम आपको एक इंडस्ट्री का एनालिसिस करके भी दिखाएंगे, ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए सही इंडस्ट्री को सेलेक्ट कर सकें। सो लेट्स बिगिन। वैसे दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप एंजल वन में अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, और अगर आप ज़ीरोधा में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैंने दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, पॉर्टर 5 फोर्सेस को माइकल पॉर्टर ने अपनी बुक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी टेक्निक्स फॉर एनालाइजिंग इंडस्ट्रीज एंड कॉम्पिटिटर्स में बताया था। उनके अकॉर्डिंग 5 ऐसी कॉम्पिटिटिव फोर्सेस होती हैं जो कि हर इंडस्ट्री और मार्केट को शेप करती हैं, यानी ये फोर्सेस बताती हैं कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कंपटीशन कितना ज्यादा या कितना कम है, और इसके बेसिस पर ये फोर्सेस बताती हैं कि उस इंडस्ट्री में प्रॉफिट कितना हो सकता है। इसमें सबसे पहली कॉम्पिटिटिव फोर्स है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। यहाँ पर सप्लायर्स का मतलब होता है हर वो सोर्स, इनपुट या फिर रॉ मटेरियल जिसकी आपको जरूरत पड़ती है अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए। जैसे अगर आपके मोबाइल की बात करें तो इसमें सेमीकंडक्टर्स, बैटरी, कैमरा, स्पीकर और माइक आपके मोबाइल के लिए एक रॉ मटेरियल है। अब इसमें से अगर कोई भी ऐसा सोर्स है जिसके बिना आपका प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता, तो यहाँ पर जो सोर्स का सप्लायर है उसके पास बार्गेनिंग पावर होगी, यानी वो कभी भी प्राइस बढ़ा देगा। अब आप तो बार बार अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा नहीं सकते, जिसकी वजह से आपकी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। जैसे मैं आपको अपना एक एग्जांपल बताऊं तो आज से कुछ साल पहले जब मैं अपने बिजनेस का एक ऐप लॉन्च कर रहा था, तब मुझे अपने ऐप में पेमेंट गेटवे लगाना था। तो मैंने पेयू का पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करवाया, जो मुझसे शायद 2 या 4% चार्ज करा था।
यानी अगर कोई मेरे ऐप में 100 रुपीज पे करता है तो मुझे 2 रुपीज कटकर 98 रुपीज आ जाते। लेकिन जब मैंने वो ऐप प्ले स्टोर में अपलोड किया तो वो गूगल ने रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि उसमें गूगल का पेमेंट गेटवे भी होना ही चाहिए। यानी पेयू का अगर लगाना है तो लगाओ, लेकिन साथ में गूगल का पेमेंट गेटवे भी लगाओ, जो कि मुझसे 15% चार्ज कर रहा था। यानी अगर कोई मुझे गूगल के थ्रू पे करता तो उसमें मुझे 100 रुपए में 15 रुपीज काटकर 85 रुपीज मिलते। अब क्योंकि मेरे पास प्ले स्टोर के अलावा और कोई बेटर ऑप्शन नहीं था, इसलिए मुझे गूगल का पेमेंट गेटवे भी इंटीग्रेट करना पड़ा। तो इस एग्जाम्पल से हमें समझ आता है कि गूगल के पास सप्लाई की बार्गेनिंग पावर है, इसलिए उन्होंने अपने मार्जिन्स हाई रखे हैं। सिमिलरली अगर कंप्यूटर्स या लैपटॉप के माइक्रो प्रोसेसर्स की बात करें तो इंटेल और AMD इसमें बार्गेनिंग पावर होल्ड करते हैं, जिसकी वजह से वो कंप्यूटर्स बनाने वाली कंपनी से ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। इससे इनके पास तो प्राइसिंग पावर ज्यादा रहती है, जो कि इनके लिए पॉजिटिव है। लेकिन जो कंपनीज लैपटॉप्स या कंप्यूटर बना रही हैं उनके लिए नेगेटिव है। तो आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें ये जरूर चेक करें कि कहीं उसके सप्लायर्स के पास बार्गेनिंग पावर तो नहीं है, जिससे सप्लायर कंपनी कभी भी अपने रेट्स बढ़ा देगी और आपकी कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन घट जाएंगे। और अगर आपकी कंपनी ही सप्लायर है या उसके पास बार्गेनिंग पावर है तो ये आपके फेवर में काम करेगा। अब सेकंड कॉम्पिटिटिव फोर्स है बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स। ये तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि अगर आपके कस्टमर के पास बार्गेनिंग पावर है तो वो नॉर्मली उसी से प्रोडक्ट बाय करेगा जो सबसे सस्ता बेच रहा होगा। जैसे बहुत सारी कंपनीज इंडियन रेलवेज के लिए ट्रेन के व्हील्स बनाती हैं, पर उन व्हील्स का इंडियन रेलवे ओनली बायर है। तो इसलिए यहाँ पर इंडियन रेलवेज के पास बार्गेनिंग पावर है, क्योंकि अगर इंडियन रेलवे उनसे व्हील नहीं लेगा तो वो किसी और को वो सेल नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से व्हील बनाने वाली कंपनीज का ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी लो रहता है। ऐसे ही जो नॉर्मल केमिकल्स होते हैं जैसे कि सोडा हो गया, क्लोरीन हो गया, उनके बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कस्टमर के पास प्राइसिंग पावर होती है। लेकिन जो स्पेशलिटी केमिकल्स होते हैं जैसे कि फूड केमिकल्स, फेविकॉल एक्सेट्रा, वहां पर कस्टमर्स के पास बार्गेनिंग पावर नहीं होती है, क्योंकि उस क्वालिटी का सामान उन्हें कहीं और नहीं मिल पाएगा। तो अगर आपकी कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाती है वहां पर कस्टमर के पास बार्गेनिंग पावर है तो ये आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। और आपके कस्टमर्स के पास बार्गेनिंग पावर है या नहीं, ये आप ऐसे पता कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट्स आपकी कंपनी बनाती है अगर वो बहुत सारी कंपनीज बना रही है तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आपके कस्टमर के पास बार्गेनिंग पावर है। अब थर्ड कॉम्पिटिटिव फोर्स है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। अगर आपका बिजनेस मॉडल इजीली कॉपी हो सकता है या आपकी इंडस्ट्री में कोई भी बड़ा प्लेयर आने से पूरी इंडस्ट्री डिसरप्ट हो सकती है, जैसे 2016 में जब जियो ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंट्री ली थी तो पूरे सेक्टर को डिसरप्ट कर दिया था और बहुत सारे प्लेयर जैसे कि एयरसेल, MTS को अपना बिजनेस बंद करना पड़ा था। तो अगर आपकी इंडस्ट्री में भी ऐसा कुछ हो सकता है तो ये आपकी कंपनी के लिए रिस्की है। इसलिए आप जिस सेक्टर की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें बिजनेस करने के लिए कुछ एंट्री बैरियर होने चाहिए, जैसे या तो उस कंपनी की ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा हो जैसे एप्पल की है, या किसी गवर्नमेंट रेगुलेशन की वजह से हर कोई उस बिजनेस में एंटर ना कर सकता हो, या आपकी कंपनी के पास कोई पेटेंट हो, तो ये आपके लिए बेटर होगा। तो आपको ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें ज्यादा प्लेयर्स ना हो या जिस सेक्टर का ओवरऑल मार्केट ही इतना बड़ा हो कि हर प्लेयर के लिए जगह हो। अब फोर्थ कॉम्पिटिटिव फोर्स है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस सेक्टर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप चाहे तो प्लेन से जा सकते हैं, लेकिन अगर प्लेन की टिकट महंगी लग रही है तो आप ट्रेन से भी तो जा सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रेन प्लेन का एक सब्स्टिट्यूट है। ऑल्दो ये सब्स्टिट्यूट उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है क्योंकि ट्रेन से जाने में आपको ज़्यादा टाइम लगता है, बट ये भी एक सब्स्टिट्यूट है। तो आप जिस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका कोई सब्स्टिट्यूट ना हो तो ये आपके लिए बेटर होगा। और फिफ्थ कॉम्पिटिटिव फोर्स है एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिशन इन द इंडस्ट्री। आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर उस सेक्टर में ऑलरेडी बहुत सारे बड़े प्लेयर्स हैं जिनके बीच में कंपटीशन है, तो ऐसे में उन कंपनीज का प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, तो ये कंपनी भी पॉटर के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी नहीं है, जैसे जियो और एयरटेल के केस में हो रहा है। तो पॉटर 5 फोर्सेस के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट कंपनी वो है जिस इंडस्ट्री में कंपटीशन लो हो, नए प्लेयर के आने के चांसेस कम हो, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट ना हो और जहां पर सप्लायर्स और कस्टमर्स के पास बार्गेनिंग पावर कम हो। तो अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है, तो चलिए अब इसके बेसिस पर एयरलाइन इंडस्ट्री का एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एयरलाइन इंडस्ट्री में ज्यादा प्लेयर्स नहीं है क्योंकि एरोप्लेन खरीदने के लिए काफी इन्वेस्टमेंट लगती है और इसमें गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी होते हैं। तो एयरलाइन इंडस्ट्री में एग्जिस्टिंग कंपटीशन मीडियम लेवल पर है।
अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि एयरलाइन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, तो इसी सेम रीजन की वजह से नए एंट्रेंट्स के लिए भी एयरलाइन इंडस्ट्री में आना मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, दूसरा एयरलाइन चलाने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है, तो ये काम आसान नहीं है, तो न्यू प्लेयर्स के आने का रिस्क भी बहुत लो है। तीसरा, अगर हम प्लेन के सब्स्टिट्यूट की बात करें तो ट्रेन एक क्लोज सब्स्टिट्यूट हो सकता है, लेकिन क्योंकि एरोप्लेन के मुकाबले ट्रेन से जाने में ज्यादा टाइम लगता है, और अगर आपको इंडिया से बाहर जाना है, जैसे यूएस जाना है, कनाडा जाना है या फिर कहीं भी जाना है, तो आपके पास एरोप्लेन के अलावा कोई ज्यादा बड़ा ऑप्शन नहीं बचता है, तो सब्स्टिट्यूट का थ्रेट यहाँ पर मीडियम लेवल पर है। फोर्थ, अब इस इंडस्ट्री में सब कुछ इतना आसान नहीं है, क्योंकि एयरप्लेन पार्ट्स के लिमिटेड सप्लायर होने की वजह से इन सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर बहुत हाई हो जाती है, जिसकी वजह से एयरप्लेन इंडस्ट्री के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचते हैं और उनके प्रॉफिट मार्जिन में नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। एक और चीज इसमें बहुत हाई है, और वो है हम कस्टमर्स की बार्गेनिंग पावर, क्योंकि कस्टमर को जिस फ्लाइट की टिकट सबसे सस्ती मिलती है वो उसी फ्लाइट से जाना प्रेफर करता है, जिसकी वजह से कस्टमर्स की बार्गेनिंग पावर हाई होती है। तो इस चार्ट के हिसाब से एयरलाइन इंडस्ट्री का स्कोर बनता है 2 आउट ऑफ 5। तो पॉटर की 5 फोर्सेस के अकॉर्डिंग एयरलाइन इंडस्ट्री एक आइडियल इंडस्ट्री नहीं है आपके पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। अब दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि इस इंडस्ट्री की सारी कंपनीज बेकार हैं या कोई भी कंपनी अच्छी नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि इस इंडस्ट्री का जो बिजनेस है वो कंपनी की मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि पॉटर 5 फोर्सेस कोई हार्ड रूल नहीं है, ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है, जो कि आपके स्टॉक सिलेक्शन को थोड़ा सा आसान बना देता है और आप बेटर स्टॉक इससे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पॉटर 5 फोर्सेस को आप कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं बल्कि एक गाइड की तरह यूज करें। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स का लिंक और फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है। अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।